10,000 बिटकॉइन से पिज्जा खरीदा गया था। यही सारी चीजों की वजह से गवर्नमेंट ट्रेस कर पाएगी उन सभी लोगों को जिन्होंने प्रॉफिट कमाया क्रिप्टो से। तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कोशिशें चालू कर दी उस 94% को लेने की भी। लगभग 18,000 करोड़ रुपए खर्च करे गवर्नमेंट ने 2000 के नोट को प्रिंट करने में। आरबीआई ने 2018 में एक सर्कुलर निकाल के क्रिप्टो की बाइंग और सेलिंग पे बैन लगा दिया था। आरबीआई का कहना यह था कि क्रिप्टो से मनी लॉन्ड्रिंग होती है, टेरर फाइनेंसिंग होती है, भारत की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे इसका इंपैक्ट पड़ सकता है और क्रिप्टो कोई करेंसी नहीं है क्योंकि इसे गवर्नमेंट ने इश्यू नहीं किया है। इस सर्कुलर के अगेंस्ट इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए और सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि आरबीआई के पास में क्रिप्टो को रेगुलेट करने की पावर तो है, लेकिन जो अभी डिसीजन लिया है, जो कदम लिया है क्रिप्टो को बैन करने का, वो सही मेजर नहीं है। जब आरबीआई के पास में और भी ऑल्टरनेटिव मेजर्स है बैन करने के अलावा, तो आरबीआई को वो यूज करने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि आरबीआई को कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लॉस नहीं हुआ है क्रिप्टो एक्सचेंजेस द्वारा, तो इसलिए आरबीआई क्रिप्टो एक्सचेंजेस को इस तरह से पनिश नहीं कर सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने यह बैन हटाते हुए यह भी बोला कि फंडामेंटल राइट टू बिजनेस जो इंडियन सिटीजन्स का है अंडर आर्टिकल 19(1)(g वो भी वायलेट हुआ है आरबीआई के सर्कुलर द्वारा। आई होप ये आपको पता होगा कि अगर कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन आरबीआई गवर्नर और गवर्नमेंट का जो स्टैंड था क्रिप्टो पे मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, वो बिल्कुल सही है। और मनी लॉन्ड्रिंग की ये बात बाइनेंस के फॉर्मर सीईओ सीजी ने एक्सेप्ट भी करी यूएस की एजेंसीज के सामने। लेकिन क्या मनी लॉन्ड्रिंग सिर्फ क्रिप्टो आने के बाद से चालू हुई है? पहले नहीं होती थी, पहले भी होती थी। गवर्नमेंट को ये चीज़ समझनी चाहिए, बैन करने से इसके सॉल्यूशंस नहीं निकलेंगे, बल्कि रेगुलेट करना चाहिए इस चीज़ को। बाकी इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकती, कई क्रिप्टोज ऐसी है जो काफ़ी प्राइवेट है और वहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग की जा सकती है और अलग अलग चीज़ों में उसका यूज़ किया जा सकता है पैसे का। और रही बात फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, तो वो बिल्कुल सही है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब कि हमारा पूरा इकोनॉमी का एक साइकिल बना हुआ है। लोग पैसे डिपॉजिट करते हैं बैंक में, बैंक से पैसे लोन में लेते हैं, कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग बाकी चीज़ों के लिए लेते हैं, होम लोन या फिर कार लोन। लेकिन इससे बाकी इंडस्ट्रीज पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब कोई बिजनेसमैन अगर लोन लेता है तो वो उससे अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, लोगों को हायर करता है, लोगों को रोजगार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है हमारी इकोनॉमी में, फिर उससे बाकी लोगों का परिवार चलता है। तो इस तरह से पूरा साइकिल कनेक्टेड है। अब अगर हमारी इकोनॉमी से पैसा निकलेगा तो हमारी जो साइकिल ऑलरेडी बनी हुई है इकोनॉमी की, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा और वहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात आती है। इकोनॉमी में मनी मल्टीप्लायर करके एक कॉन्सेप्ट है। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम बैंक में कुछ रुपए डिपॉजिट करते हैं तो उसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा हमारी पूरी इकोनॉमी के ऊपर। और ये डिपेंड करता है कैश रिजर्व रेशियो पे। कैश रिजर्व रेशियो मतलब कि जब आप बैंक में डिपॉजिट कराते हो पैसे, तो बैंक पूरे के पूरे रुपए किसी को उधार नहीं देगा, कुछ पैसे खुद के पास एज ए रिजर्व रखेगा, उसे कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। और अभी हमारा कैश रिजर्व रेशियो 4% है, यानी कि अगर आप बैंक में 1000 रुपए डिपॉजिट करोगे तो उसका 25 गुना इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे पड़ेगा, यानी कि 25,000 रुपए का इम्पैक्ट पड़ेगा 1000 रुपए जमा कराने पे। अब अगर हमारी इकोनॉमी से पैसा निकलता रहेगा तो वो इम्पैक्ट जो 25 गुना पड़ने वाला था वो अब कम पड़ेगा, तो इससे हमारी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो गवर्नमेंट बेसिकली यही कहना चाह रही थी और गवर्नमेंट को इसकी फिक्र करनी पड़ती है क्योंकि गवर्नमेंट पूरी पॉपुलेशन का ध्यान रख रही है। आप सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो। अगर गवर्नमेंट की एक स्कीम बंद होती है तो लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर इम्पैक्ट आता है। एक एक स्कीम के ऊपर हजारों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी है। अगर आप एक एक इंसान को 1000 रुपए भी दोगे तो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। मनरेगा में गवर्नमेंट 40,000 करोड़ के आसपास खर्च करती है। वैसे ये मनी मल्टीप्लायर वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा थ्योरेटिकल है। एक्चुअल में देखा जाए तो हम 1000 रुपए जब जमा कराते हैं तो उसका 5 गुना इम्पैक्ट ही पड़ पाता है क्योंकि हमारी बैंकिंग सर्विसेज अभी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, रोबस्ट नहीं है और ना ही हमारे गाँव में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज पहुँची है बैंक्स की। तो धीरे धीरे जब हम डेवलप होंगे तो ये इम्पैक्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और रही बात करेंसी की, तो वो तो ऑब्वियस है कि आप करेंसी की तरह यूज़ नहीं कर सकते अभी क्रिप्टो को। आप ऐसे किसी शॉप पे जाके शॉपिंग नहीं कर सकते। वो बात अलग है कि जब बिटकॉइन का पहला ट्रांजैक्शन हुआ था तो उससे पिज़्ज़ा खरीदा गया था। 10,000 बिटकॉइन से पिज़्ज़ा खरीदा गया था। आज 10,000 बिटकॉइन से पूरे शहर को पिज़्ज़ा खिला दे इंसान। वो हर साल इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होता है हमारा बजट से पहले, और 2023 के इकोनॉमिक सर्वे में क्रिप्टो वेल्स का जिक्र है। क्रिप्टो वेल्स बेसिकली वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है और वो लोग प्राइस मैनिपुलेट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में सेबी है और वो प्राइस मैनिपुलेशन को रोकती है, तो इस तरह से रिटेल इन्वेस्टर्स फंसने से बच जाते हैं। लेकिन क्रिप्टो में अभी इतनी रेगुलेशंस नहीं है और गवर्नमेंट को वही डर है कि ये जो क्रिप्टो वेल्स है ये रिटेल इन्वेस्टर्स को भी फंसाएंगे। इंडिया में स्टॉक मार्केट 1875 में शुरू हो गया था, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट है एशिया के अंदर। लेकिन रेगुलेशंस उसी टाइम पे नहीं आ गई थी। रेगुलेशंस आज तक अपडेट हो रही है, सेबी आज तक चेंजेस लेकर आता रहता है। इसी तरह से क्रिप्टो में भी रेगुलेशंस अभी डेवलप हो रही है और इसको टाइम लगेगा बहुत रेगुलेशंस आने में, क्योंकि ये ऐसे हमारे न्यू ईयर के रिजोल्यूशन नहीं है कि हमने बनाया और फिर बाद में तोड़ भी दो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता।
ये गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये काफी लंबे टाइम तक चलते हैं और इनमें चेंजेस करना बहुत मुश्किल होता है फिर। और जैसे जैसे क्रिप्टो में रेगुलेशंस आते जाएंगे तो ये जो टेक्नोलॉजीज की हम बात करते हैं कि इसमें से डिलीट नहीं हो सकती चीजें और रह जाती है, यही सारी चीजों की वजह से गवर्नमेंट ट्रेस कर पाएगी उन सभी लोगों को जिन्होंने प्रॉफिट कमाया है क्रिप्टो से। 2023 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर गवर्नमेंट 100 रुपये कलेक्ट कर सकती है TDS में, तो कलेक्ट एक्चुअल में 6 रुपये ही कर पाती है। 94% जो फॉरेन एक्सचेंजेस है उनकी वजह से कर ही नहीं पाती है। और ये सब हुआ जब गवर्नमेंट ने 1% TDS कंपलसरी कर दिया और टैक्स लगा दिया क्रिप्टो पे। 97% वॉल्यूम ड्रॉप हो गई थी इंडियन एक्सचेंजेस पे उसके बाद में। तो गवर्नमेंट के पेट में दर्द इसी चीज़ का है कि जो 94% है वो गवर्नमेंट ले कैसे। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने अभी जो शो कॉज नोटिस भेजा था बड़े बड़े एक्सचेंजेस को, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को देखती है। तो इन्होंने शो कॉज नोटिस भेजा बड़े बड़े एक्सचेंजेस को इंक्लूडिंग बाइनेंस। तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कोशिशें चालू कर दी उस 94% को लेने की भी। इससे होगा क्या कि वो जो फॉरेन एक्सचेंजेस है वो रजिस्टर करेंगे इंडिया में और उससे उन लोगों के ऊपर भी इंडियन लॉज लगेंगे। और इंडियन लॉज लगने का मतलब है कि उन लोगों को भी TDS काटना पड़ेगा। और TDS के थ्रू ही गवर्नमेंट आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ट्रेस करती है। मतलब कि जब आपका 1% TDS काटेंगे एक्सचेंजेस तो वो जमा गवर्नमेंट को ही कराएंगे। और एक्सचेंजेस सिर्फ पैसा नहीं देंगे 1%, वो आपकी इन्फॉर्मेशन भी देंगे। जो KYC करते हैं एक्सचेंजेस, जिसमें आपका पैन कार्ड लिया जाता है, आधार कार्ड लिया जाता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस 1% TDS के साथ जमा होती है गवर्नमेंट के पास में। इसलिए गवर्नमेंट को पता लग पाता है कि किस इंसान ने किस तारीख को कितना पैसा कहाँ भेजा। वो 1% जब गवर्नमेंट को पता है कि इतना अमाउंट था 1% में, तो 100% निकालना कितनी बड़ी बात है। तो इसी तरह से गवर्नमेंट ट्रेस करेगी और टैक्सेस लगाएगी फ्यूचर में। लेकिन इसमें भी देखने वाली बात यह है कि अभी गवर्नमेंट एक्सचेंजेस को रेगुलेशंस में लेकर आ रही है, फिर धीरे धीरे करके जो क्रिप्टो वॉलेट्स हैं, अलग अलग डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स भी है, उनको किस तरह से रेगुलेट करेगी वो देखने वाली बात होगी। और गवर्नमेंट के इन टैक्सेशन रूल्स के बाद में बहुत सारे लोगों ने स्विच कर लिया ऑफशोर P2P ट्रेड्स के ऊपर। P2P बेसिकली आपके और किसी भी एक्सचेंज के बीच में एक इंसान और आ जाता है जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग और बाइंग वगैरह सेलिंग सब कुछ कर पाते हो। इसमें 50% जो वॉल्यूम है वो बहुत हाई लेवल के ट्रेड्स हैं, बाकी तो स्मॉल वैल्यू वाले तो सिर्फ 16% लोग हैं। बहुत बड़े बड़े ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और बहुत बड़े बड़े लोगों का पैसा इसके अंदर है। 10-10 मिलियन डॉलर तो लोगों के इन्वेस्ट हो रहे हैं इसके अंदर। 82nd रैंक पे आता था इंडिया P2P ट्रेडिंग के अंदर 2022 में। एक साल के अंदर 5th रैंक पे आ गया इंडिया 2023 में P2P ट्रेडिंग में। और अगर गवर्नमेंट का स्टांस इसी तरह से स्ट्रांग रहा तो शायद ये रैंक और भी ऊपर जा सकती है। आपको क्या लगता है 1% TDS और 30% टैक्स सही है? क्योंकि ये तो एक तरह से गैम्बलिंग के ऊपर जो टैक्स लगाती है गवर्नमेंट वही है, और ऊपर से आप ऑफसेट भी नहीं कर सकते लॉस को। यानी कि अगर आप मान लो 10,000 रुपये लेकर क्रिप्टो में आए, आपने इन्वेस्ट करा 10,000 रुपये और आपको लॉस हो गया 2,000 का, तो आपके पास 8,000 रुपये बचे। अब अगर आप जो 8,000 बचे हुए हैं उनको किसी दूसरी क्रिप्टो में लगा के रिकवर करने की कोशिश करते हो कि कम से कम 10,000 जितने लेकर आए थे उतने वापस लेके जाओ, आपको 2,000 का जो प्रॉफिट होगा कहीं और वो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, और ऊपर से जो आपका जो पहले लॉस हुआ था 2,000 का वो ऑफसेट नहीं होगा। इसे ऑफसेट बोलते हैं। तो आप जितने रुपए लेकर आए थे उतने रुपए भी नहीं लेकर जा पाओगे क्रिप्टो से वापस इस टैक्स रिजीम के चक्कर में। क्रिप्टो बिल आ तो 2021 में गया था, लेकिन ये पास प्रोबेबली 2025 तक होगा अकॉर्डिंग टू जयंत सिन्हा जी, जो कि पार्लियामेंट की फाइनेंस कमेटी के चेयर हैं। उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी इलेक्शंस हैं और बाकी कंट्रीज में भी इलेक्शंस है, US में, UK में, तो इस क्रिप्टो पे जो बिल आएगा उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बाकी कंट्रीज के कोऑर्डिनेटेड वे में भी आएंगे, क्योंकि इंडिया अकेला रेगुलेट नहीं कर पाएगा क्रिप्टो को, क्योंकि ये काफी ग्लोबल है और डिसेंट्रलाइज्ड है। इसलिए सारी कंट्रीज को साथ में आके ये चीज करनी पड़ेगी। और कई लोगों को ये भी डाउट रहता है कि RBI अपना CBDC लेकर आ रहा है, इंडिया के पास में CBDC होगा तो उससे क्या क्रिप्टो खत्म हो जाएगी? देखो, CBDC बिल्कुल अलग चीज़ है और क्रिप्टो बिल्कुल अलग चीज़ है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज बेसिकली इंडियन जो अभी रुपी है उसका डिजिटल फॉर्मेट होगा। इससे कई फायदे हैं। लगभग 18,000 करोड़ रुपए खर्च करे गवर्नमेंट ने 2000 के नोट को प्रिंट करने में 2016 के बाद से। और सिर्फ प्रिंटिंग का खर्चा नहीं होता, उन नोट को प्रिंट करने के बाद अलग अलग लोकेशंस पे भेजा जाता है, उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं। और CBDC से ये खर्चे कम हो जाएंगे। आए दिन पुलिस नकली नोटों को पकड़ती है, लेकिन CBDC की वजह से क्या होगा, ये ब्लॉकचेन पे बना होगा तो उससे हैक करना और नकली नोट बनाना मुश्किल हो जाएगा, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा। और ट्रेसिबिलिटी भी बढ़ेगी, यानी कि आप नोट को ट्रेस कर पाओगे कि किस किस जगह पे नोट जा रहा है। अभी फिजिकल कॉपी होती है तो आप ट्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि नोट पे चिप थोड़ी लगी होती है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा। रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा।
लेकिन CBDC के साथ प्रॉब्लम ये है कि हर कोई थोड़ी ना आप गैजेट्स खरीदेगा या फिर स्मार्टफोन खरीदेगा पैसे यूज करने के लिए। इस तरह से तो गरीब लोगों के ऊपर कंपल्सन बन जाएगा कि उन्हें एक स्मार्टफोन खरीदना ही पड़ेगा, यानी कि पैसे कमाने के बाद भी वो खर्च नहीं कर सकते और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस डिजिटल हो जाएंगे। अभी इतने सारे लोग स्ट्रगल करते हैं पेटीएम जैसी चीजों के लिए, तो CBDC एक नई चीज और उनके ऊपर लेकर आ जाओगे तो वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और इंडिया के गाँव में इसका अडॉप्शन बढ़ाना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और वही नहीं, अगर मान लो कल को कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कोई भूकंप आ गया या फिर कुछ आ गया, लाइट बंद हो गई, आप अपना फ़ोन रिचार्ज नहीं कर पाए, आप फ़ोन चार्ज नहीं कर पाओगे तो आप पैसे भी यूज़ नहीं कर पाओगे, तो आप खरीदोगे कैसे किसी चीज़ को, या फिर आप ट्रांजैक्शन कैसे करोगे किसी चीज़ का जब आप पैसे का ही यूज़ नहीं कर पाओगे। और रही बात क्रिप्टो की, तो क्रिप्टो के फंडामेंटल्स पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि कैसे इसकी वैल्यू आती है, किस तरह से ये क्रिप्टो बढ़ती है, तो आप वो जाके देख सकते हैं डिफरेंट नजरिया की क्रिप्टो स्पेस प्लेलिस्ट में जाके। फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जैसे स्टॉक मार्केट है, तो स्टॉक मार्केट के शेयर से आप थोड़ी ना कुछ परचेज करते हो, कपड़े थोड़ी ना खरीदते हो उनसे, वैसे ही आप क्रिप्टो से भी क्रिप्टो की जो वैल्यू होगी वो क्रिप्टो के प्रोजेक्ट पे डिपेंड करेगी कि वो कितना ज़्यादा अच्छा है। उससे आप बाजार में जाके चीज़ें नहीं खरीदोगे। बाकी बार्टर सिस्टम तो आज भी कई जगह पे चलता ही है, आप अपने दोस्त के जूते ले लेते हो, वो आपके टी-शर्ट ले लेता है, तो क्या ये ट्रांजैक्शन हो गया? आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया, तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।